हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 44 है और आज इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के आज हम मौर्य वंश में किस प्रकार से कृषि की जाती थी वो हम देखेंगे और मौर्य वंश के में जो कर लगाए जाते थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश में जो कृषि थी, जो मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था थी, वो ज्यादातर आधारित थी कृषि पर। और कृषि जो अर्थव्यवस्था थी उसको मौर्य वंश में वार्तावी कहा जाता था। मतलब कि मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था आधारित थी कृषि पर और कृषि जो अर्थव्यवस्था थी उसको मौर्य वंश में वार्तावी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य वंश के जो लोग थे वो कौन कौन सी फसल से परिचित थे। तो मौर्य वंश के लोग गेहूं, जौ, चना, चावल, ईख, तिल, सरसों, मसूर, साख जैसी फसलों से मतलब परिचित थे और उनका उत्पादन किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य वंश के लोग कौन कौन से जानवरों से परिचित थे, व कौन कौन से जानवर को वो पालतू मतलब पालतू बनाते थे। तो मौर्य वंश के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, गधा, ऊंट, सुअर और कुत्ता, इन सब पशुओं को पालतू बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य वंश में जो मिट्टी होती थी या जो भूमि होती थी, भूमि के कई प्रकार बताए हैं। जैसे जुती हुई भूमि को, जो जुती हुई भूमि होती थी उसको कृष्ट कहा गया है और बिना जुती हुई भूमि को अकृष्ट कहा गया है और जो भूमि ऊंचाई पर रहती थी उसको सथल कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वह कौन सी भूमि थी, मतलब जिस भूमि पर बिना वर्षा के भी फसल हो जाती थी कि उस पे वर्षा की जरूरत नहीं है फिर भी वहां पे फसल हो जाती थी कृत्रिम साधनों से, तो उस भूमि को अधेव मार्तक भी कहते थे। अधेव मार्तक भी उस भूमि को कहा जाता था जिसपे बिना वर्षा के परंतु कृत्रिम जो साधन होते थे उनसे फसल होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिंचाई सुविधा के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया हुआ था और यह निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और इस झील का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो कई शासकों ने करवाया था, जैसे रुद्रदामन ने भी करवाया था और सिकंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो भूस्वामी होते थे, मतलब जिनकी अपनी भूमि होती थी, उनको श्रेतक भी कहा जाता था और वह किसान जो दूसरों की भूमि पर काम किया करते थे उनको काशतकार कहते थे। मतलब जिनके पास अपनी भूमि थी उनको श्रेतक कहा जाता था और जो दूसरों की भूमि पर, जो किसान दूसरों की भूमि पर काम करते थे उन्हें काशतकार कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल में जो भूमि कर दिया जाता था किसानों के द्वारा वो 1/4 से 1/6 दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो सरकारी भूमि थी, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और जो इस सीता भूमि की, मतलब जो राजकीय भूमि थी, ये सरकारी भूमि थी, इस राजकीय भूमि की जो देखरेख करता था उसको सीताध्यक्ष भी कहते थे। मतलब सरकारी जो भूमि थी उसको सीता भूमि कहते थे और जो उस सीता भूमि की देखभाल करता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल में बहुत सारे कर लगाए जाते थे और इन करों को जो
एकत्रित करता था, मतलब इन करों को जो इकट्ठा करता था और इन करों की जो देखभाल किया करता था, देखरेख किया करता था, उसको समाहर्ता कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ग्राम स्तर व जनपद, ग्राम स्तर व जनपद स्तर पर जो कर इकट्ठा किया करता था उसको स्थानिक या गोप अधिकारी कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल में, हमने अभी देखा कि मौर्य काल में बहुत सारी फसलों से प्रचलित थे लोग, परंतु जो सर्वोत्तम फसल मानी जाती थी मौर्य मौर्य काल में वो थी धान फसल, और जो फसल निकृष्टतम मानी जाती थी वो थी गन्ना फसल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो बुक है जो चाणक्य के द्वारा रची गई थी, उस अर्थशास्त्र में एक साल में 3 फसलें उगाने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन ये आएगा कि 3 फसलें उगाने का जो उल्लेख है वो कौन सी बुक में मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है, मौर्य काल में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल के जो प्रमुख कर थे, जो टैक्स लगाए जाते थे मौर्य काल में, सबसे पहले आता है सीता कर। जो सीता कर लगाया जाता था, सीता कर राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय पर लगाया जाता था। अभी हमने देखा कि जो राजकीय भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था, और उस सीता भूमि से अगर जो आय होती थी उस पर जो टैक्स लगाया जाता था उसे सीता कर कहते थे। दूसरा कर है हमारा भाग कर। भाग भाग और भाग कर एक राजस्व कर है, और यह किसानों पर लगाया जाता था। जो किसानों की उपज होती थी, किसानों की उपज का हिस्से पर कर लगाया जाता था, और इस कर को 1/4 से 1/6 के बीच में निर्धारित किया हुआ था। नेक्स्ट है हमारा हिरण्य कर, और हिरण्य कर नगद कर होता था, मतलब जो नगद में दिया जाता था जो कर, उसे हिरण्य कर कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा बलि कर, और बलि कर एक राजस्व कर है, और यह एक धार्मिक भेंट कर था। नेक्स्ट आता है हमारा सेतु बंधु कर या परहीनक कर। सेतु बंधु कर जो कर था वो सिंचाई प्रबंध के लिए कर लेना होता था, मतलब जो सिंचाई के लिए प्रबंध करना होता था, जो उसमें खर्चा आता था, उसके लिए जो कर लगाया जाता था उससे सेतु बंधु कर कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा विष्टि। विष्टि एक प्रकार का निःशुल्क था या फिर बेगार कर था। नेक्स्ट कर आता है हमारा पिरण्य, और पिरण्य कर आपातकाल के सिचुएशन में या आपातकाल की स्थिति में लिया जाता था। जब कोई संकट होता था उस टाइम पे एक बार लिया जाता था पिरण्य कर। 8वां कर आता है हमारा प्रवेश्य कर, और प्रवेश्य कर आयत कर होता था, मतलब अगर कोई वस्तु विदेश से आ रही है भारत में और उस पर जो कर लगाया जाता था उसे प्रवेश्य कर व आयत कर कहा जाता था, और आयत कर की जो प्रतिशत थी वो थी 20%। फिर आता है निष्काम्य कर, और निष्काम्य कर निर्यात कर होता था, मतलब अगर कोई वस्तु हमारे देश से विदेश में जा रही है तो उस पर निर्यात कर लगाया जाता था। दोबारा से देखिए, अगर कोई वस्तु आ रही है और उस पर जो कर लगाया जाता था उसे आयात कर या प्रवेश कर कहा जाता था। अगर कोई वस्तु भारत से जा रही है विदेश में और उस पर जो कर लगाया जाता था उसको निष्काम्य कर या फिर निर्यात कर भी कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा पिंड कर, और पिंड कर में कई गांवों से सामूहिक रूप से कर लिया जाता था, मतलब कई गांवों से एक सामूहिक कर लिया जाता था और उसको पिंड कर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोष्ठेयक कर,
और कोष्ठीय कर जो सरकारी जलाशय होते थे, सरकारी झरने होते थे, उनसे जो कर लिया जाता था उस कर को कोष्ठीय कर कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा व्याठजी, और व्याठजी को कर होता था वो व्यापारी कर होता था। नेक्स्ट है हमारा वितीत कर, और वितीत कर पशुओं की रक्षा हेतु लिया जाता था। नेक्स्ट है हमारा तरदेय कर, और तरदेय कर पुल पार करने पर जो कर लगाया जाता था उसे तरदेय कर कहते थे। नेक्स्ट है हमारा वर्तनी, और वर्तनी जो कर होता था वो सड़क कर होता था, जो सड़क पर चलने में जो टैक्स देना पड़ता था उसे वर्तनी कर कहते थे। नेक्स्ट है हमारा रज्जु या फिर रज्जु कर, और यह कर जो भूमि मापने में जो कर लिया जाता था, भूमि मापन में जो कर लिया जाता था उसे रज्जु कर कहते थे। नेक्स्ट है हमारा शुल्की, शुल्की कर, और शुल्की कर एक प्रकार का सीमा कर था। नेक्स्ट आता है हमारा पसीव कर, और पसीव कर जो बड़े व्यापारी हुआ करते थे, बड़े व्यापारियों से जो कर लिया जाता था उसे पसीव कर कहते थे। तो ये थे हमारे 18 प्रकार के कर जो मौर्य साम्राज्य में लिए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टैक्स छुपाने पर, अगर कोई व्यक्ति टैक्स छुपाता था, टैक्स की चोरी करता था, तो उसमें जो सजा दी जाती थी वो मृत्यु दंड दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, अगर कोई व्यक्ति सड़क पर कीचड़ फैलाता था तो उसको पंकोदक सन्निरोधे जुर्माना देना होता था। तो ये थे फ्रेंड हमारे जो मौर्य काल में कर दिए जाते थे। नेक्स्ट है हमारा कि मौर्यकालीन मुद्रा व्यवस्था, कि मौर्य काल में जो मुद्रा व्यवस्था थी वो कैसी थी। मौर्य काल में जो व्यापार या व्यवसाय किया जाता था वो सिक्कों, जो सिक्के होते थे उनके आधार पर किया जाता था। सिक्के जो बनते थे वो 3 प्रकार के थे, चांदी के, तांबे के और सोने के, तीनों धातुओं से बनते थे। जो हमारे चांदी के सिक्के थे, मौर्य काल में जो सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्के थे वो चांदी के सिक्के थे, और चांदी के सिक्के हमारे 4 या 5 प्रकार के थे, जो थे कारशापन, पन, पन को रुपये भी कहा जाता था, और धरन या फिर अष्ट सभाग। तो ये थे हमारे 5 प्रकार के चांदी के सिक्के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। फिर आता है तांबे के सिक्के, और तांबे के सिक्के भी हमारे 4 प्रकार के थे, जो थे माशक, अर्धमाशक। जो माशक सिक्का होता था वो बड़ा, मतलब बड़ा तांबे का जो बड़ा सिक्का होता था उसको माशक कहा जाता था। फिर था हमारा काकनी और अर्ध काकनी। जो काकनी सिक्का था तांबे का, ये छोटा सिक्का होता था। सोने के सिक्के थे हमारे निष्क या फिर सुवर्ण। तो ये थे हमारे मौर्य काल में जो चांदी, तांबे और सोने के सिक्के थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चांदी के सिक्के पर, जो चांदी के सिक्के थे, इन चांदी के सिक्के पर एक चित्र अंकित रहता था, जो था हमारा मयूर, मोर का अंकित, या फिर चंद्र, चंद्रमा का, या फिर पर्वत। इन तीनों के छाप, मतलब छाप रहती थी चांदी के सिक्कों पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो पन सिक्का है, जो हमारा चांदी का सिक्का है, उसका जो वजन था वो 1/3 तोले के बराबर था। मतलब जो पन दिया जाता था सेनापति को, जैसे 48,000 पन दिया जाता था वार्षिक, तो जो आदान प्रदान होता था वो पन सिक्के में होता था, और जो पन का मूल्य था वो 3/4 तोले के बराबर था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मुद्रा परीक्षण का जो अधिकारी होता था उसे रूप दर्शक भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो मौर्य काल में जो प्रमुख बंदरगाह थे मौर्य, जहां से
मतलब व्यापार हुआ करता था, समुद्री व्यापार विदेशों में या आंतरिक व्यापार जो हुआ करता था मौर्य वंश में, उसके लिए उन्होंने कुछ बंदरगाह बनाए हुए थे। वो बंदरगाह हैं हमारे, सबसे पहले आता है बंदरगाह बिर्ग, कच्छ या फिर भड़ौच, और यह बंदरगाह है हमारा गुजरात में। और इस बंदरगाह से विदेशी क्षेत्र थे, विदेशी देश थे, जैसे रोम, रोम में व्यापार होता था, अरब में व्यापार होता था और मिस्र में व्यापार होता था। इन तीनों देशों में जो व्यापार होता था वो व्यापार भृग, कच्छ या भड़ौच बंदरगाह से होता था, जो है हमारा गुजरात में। नेक्स्ट आता है हमारा ताम्रलिपि, और ताम्रलिपि जो बंदरगाह है वो है हमारा पश्चिम बंगाल में। और इस बंदरगाह से जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र था, दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों में जो व्यापार होता था वो हमारा ताम्रलिपि बंदरगाह से होता था। नेक्स्ट है हमारा सोपारा बंदरगाह, और सोपारा बंदरगाह है हमारा महाराष्ट्र में, और सोपारा बंदरगाह से विदेश में व्यापार होता था। फोर्थ है हमारा मुजरिम, और मुजरिम जो बंदरगाह है, मुजरिम बंदरगाह है हमारा केरल में, और मुजरिम बंदरगाह से मसालों का व्यापार होता था देश विदेश में। नेक्स्ट है हमारा कल्याण बंदरगाह, और कल्याण बंदरगाह है हमारा महाराष्ट्र में, और कल्याण बंदरगाह में से आंतरिक व्यापार हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारा फिलूर बंदरगाह, और फिलूर बंदरगाह है हमारा उड़ीसा में। फिर है हमारा कावेरी पट्टनम, और कावेरी पट्टनम जो बंदरगाह है वो हमारा तमिलनाडु में है, और इस बंदरगाह से देश विदेशों में वस्त्र व मोतियों का व्यापार होता था। आठवां बंदरगाह है हमारा अरिकामेडू, और अरिकामेडू जो बंदरगाह है वो है हमारा तमिलनाडु में, और इस बंदरगाह से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य काल में धार्मिक जीवन, कि मौर्य काल में लोगों का धार्मिक जीवन कैसा होता था। तो मौर्य काल में लेखक, यूनानी जो लेखक थे, यूनानी लेखकों के अनुसार वासुदेव व भगवान कृष्ण की पूजा होती थी, और भगवान कृष्ण की जो पूजा होती थी वो हेराक्लीज नाम से होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ब्राह्मण संप्रदाय व जैन धर्म व बौद्ध धर्म और आजीवक धर्म प्रचलित थे। जो ब्राह्मण संप्रदाय है उसी का एक भाग माना जाता है आजीवक धर्म, जिसे बिंदुसार ने अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो यज्ञ होते थे उनमें पशु बलि दी जाती थी, परंतु अशोक ने अपने पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवान विष्णु व भगवान कृष्ण के मंदिर बनवाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नदियों की पूजा होती थी, और सबसे पवित्र जो नदी मानी गई है वो गंगा नदी मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संन्यास प्रथा काफी प्रचलित थी। संन्यास प्रथा से हमें ये होता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जीवन के कुछ वर्षों में दक्षिण भारत में चले गए थे और संथाला व संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे संन्यास लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आजीवक जो संप्रदाय था, आजीवक धर्म के जो लोग थे वो नगन रहते थे, जिनका नेता गौसाल होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौर्य काल में जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म ने सर्वाधिक उन्नति की थी, और अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध सभा हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आजीवक संप्रदाय जो है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गौसाल ने की थी, और आजीवक संप्रदाय को ही बिंदुसार ने अपनाया था। नेक्स्ट आता है हमारा मौर्य काल में किस प्रकार की कला होती थी। तो मौर्य काल में जो कला है उसे दो भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला भाग है हमारा राजकीय कला,
जिसे दरबारी कला भी कहा जाता है। और राज्य के कला में इसके अंतर्गत राज्य द्वारा निर्मित स्मारक मिलते थे, कि जो राज्य के द्वारा ही जो स्मारक बनाए जाते थे वो राज्य के कला में आते थे या फिर दरबारी कला में आते थे, जैसे राजप्रसाद भवन, स्तंभ, गुहा विहार, स्तूप आदि। ये सब स्मारक जो हैं ये राज्य के कला में आते हैं, जो राज्य के अंतर्गत ही बनाए जाते थे। दूसरा भाग है हमारा लोक कला। और लोक कला इसके अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों, जो कलाकार स्वतंत्र होते थे, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य अपनी कला बनाने के लिए जाते थे, तो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, जैसे यक्ष यक्षिनी की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां व आदि। तो ये थे हमारे दो प्रकार की कलाएं जो मौर्यकालीन में थी। और ये जो कलाएं थी मौर्यकालीन में, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी? कला की विशेषताएं, पहला पॉइंट है हमारा कि पत्थरों को तराश कर प्रयोग किया जाता था, मतलब पत्थरों को तराशा जाता था, पत्थरों को मूर्ति के रूप में या अपने मन पसंदीदा जो भगवान होते थे जिनकी वो पूजा करते थे उनके रूप में बनाया जाता था। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो लोहो अयस्क थे, लोहे के जो हथियार थे, जो औजार थे, या लोहे का कोई भी अगर वस्तु बनाई जाती थी उसका सदा प्रयोग किया जाता था। तीसरा पॉइंट है हमारा कि चमकदार पॉलिश का प्रयोग होता था, जिससे जो मूर्ति है वो चमकदार बने। चौथा पॉइंट है हमारा राजप्रसाद में जो भवन होते थे, राजप्रसाद जो भवन होते थे उनमें लकड़ी का विशेष प्रयोग किया जाता था, और इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। पांचवा पॉइंट है हमारा छल्लेदार कुएं का निर्माण होने लगा था, मतलब कुओं में छल्लेदार आकार से उनका निर्माण होने लगा था। नेक्स्ट है हमारा कि मौर्य काल में मूर्ति कला कैसी होती थी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा यक्ष व यक्षिनी की मूर्तियां मिली हैं परखम जो है हमारा मथुरा में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना से भी यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीदारगंज से 4 धारनी यक्ष की मूर्तियां मिली हैं जो हमारा पटना में है। सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंह हैं, और ये सबसे पहले, मतलब जो हमारा सारनाथ है, सारनाथ पे 4 सिंह हैं, और सारनाथ के बारे में डॉक्टर स्मिथ ने ये कहा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत मूर्ति सारनाथ की मूर्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रामपुखा स्तंभ है, जो रामपुखा स्तंभ पर सांड की मूर्ति है, और इस मूर्ति को जॉन मार्शल ने सबसे सुंदर मूर्ति बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल में मिट्टी के बर्तनों में काले पॉलिश चमकीले NBPW मृतभांड सबसे प्रमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उड़ीसा की धौली चट्टान, उड़ीसा में एक धौली चट्टान है, और धौली चट्टान को काटकर एक हाथी की मूर्ति बनाई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कालसी जो देहरादून में है, उत्तराखंड में है, और कालसी की चट्टान से हाथी की मूर्ति मिली है जिसके पैर पर ब्राह्मणी भाषा में गजट लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षिनी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजघाट जो वाराणसी में है, राजघाट वाराणसी से त्रिमुख यक्ष की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है शिशुपालगढ़, और शिशुपालगढ़ हमारा उड़ीसा में है, और शिशुपालगढ़ से भी एक यक्ष की मूर्ति मिली है। फिर आता है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में आमीन स्थान से यक्ष की मूर्ति मिली है। फिर आता है मेहरौली, और मेहरौली से प्राप्त यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है,
और मेहरौली में ही लोह सितम बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाथी, घोड़े, बैल, भेड़, कुत्ता, हिरन, पक्षियों व नर नारियों की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। फिर आता है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मौर्य काल में मूर्ति कला कौन कौन सी प्राप्त हुई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौर्य युगीन भाषा और साहित्य कि मौर्य काल में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था और कौन कौन सी साहित्य किताबें ग्रंथ लिखे गए थे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल में जो जनसाधारण की भाषा थी, मतलब जो जनता की भाषा थी, वो थी हमारी पाली भाषा। पाली भाषा। और अशोक जब मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, अशोक ने अपने अभिलेखों को उत्कीर्ण किया था, या अपने उसके अभिलेखों पर जो भाषा मिलती है वो है प्राकृतिक भाषा। भाषा तो मिलती है प्राकृतिक, परंतु जो लिपियां मिली थी अशोक के अभिलेखों पर, वो लिपि थी हमारी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि और अरमाइक लिपि। और ये कहा जाता है कि ये जो खरोष्टी लिपि थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और खरोष्टी लिपि का जो जन्म हुआ था वो अरमाइक लिपि से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लड़कियों को जो शिक्षा दी जाती थी वो घरों में ही दी जाती थी, मतलब लड़कियों को घरों में ही पढ़ाने के लिए आते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य युगीन की जो प्रमुख कृतियां, ग्रंथ व पुस्तक हैं हमारी, जैसे सबसे पहली जो आती है पुस्तक वो है हमारी कथावस्तु। और कथावस्तु को जो लिखा था वो मोगालीपुत्र तीस ने लिखा था। मोगालीपुत्र तीस ने तीसरी बौद्ध सभा के दौरान इसे लिखा था। दूसरा आता है हमारा, दूसरी जो बुक है वो है कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र लिखी थी भद्रबाहु ने। फिर आता है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने। फिर आती है इंडिका, और इंडिका लिखी है यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने। उसके बाद आता है कि जो शिक्षा के केंद्र थे मौर्य काल में, जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे वो थे हमारे तक्षशिला, उज्जैन, बनारस, पाटलिपुत्र और राजगृह। और इनमें से भी जो सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था वो था हमारा तक्षशिला, जो उत्तरापथ की राजधानी थी। फिर आता है कि इसी काल में धर्मसूत्र व वेदांग ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा त्रिपिटक, जो हमारे तीन पिटक हैं जो हैं हमारे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो इन तीनों पिटकों को जो संगठन किया था, जो मतलब एक साथ इनका संगठन किया था, वो हमारा इसी काल में किया था। सुत्त पिटक जो है हमारी जो प्रथम बौद्ध सभा हुई थी, प्रथम बौद्ध सभा में दो पिटक लिखे गए थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक लिखा था आनंद ने और विनय पिटक लिखा था उपाली में। परंतु जब तीसरी बौद्ध सभा हुई थी अशोक शासन के दौरान, तो तीसरी बौद्ध सभा में हमारा तीसरा पिटक लिखा था अभिधम पिटक, जिसे मोगालीपुत्र तीस ने लिखा था। तो इन तीनों पिटकों का जो संगठन हुआ था वो हमारा मौर्य काल में ही हुआ था। फिर आता है हमारा कि भास ने स्वपनवासवत्तम नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुबंधु ने वासवंदता नाट्यधारा नाटक की रचना की थी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मौर्य वंश की क्लास। इसके बाद हमारी एक क्लास और है जिसमें हम आर्थिक जीवन, मौर्य काल के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था और वास्तुकला किस प्रकार से थी, क्या क्या कारण थे कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, और मौर्य साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे, अशोक राजा के बाद जो उत्तराधिकारी थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।